जब से विदेश में बसे तीनों बच्चों के अचानक भारत में छुट्टियां मनाने की बात सुनी, वह भी एक साथ, तभी से सुलोचना के हाथ पैर फूल रहे हैं। अभी अभी बड़े बेटे उमेश का फोन आया था। मम्मा, आपके लिए सरप्राइज है। परसों हम सब भारत आ रहे हैं। 1 महीना वहीं रहेंगे। आपके पास अनिल तो निकल भी चुका है ऑस्ट्रेलिया से। मैं कल सुबह निकल रहा हूँ और निभा भी हमारे साथ आ रही है। तो मिलते हैं माँ परसों। और तब से मोबाइल को घूरती सुलोचना सोच रही थी कि अभी अभी जो सुना वह सच था या उनके कानों का भ्रम था। विदेश में बसे बच्चों को अचानक माँ पर इतना प्रेम उमड़ आया कि तीनों एक साथ माँ के चरण कमलों के दर्शनों के लिए उतावले हो गए। मन में कई शंकाएं सिर उठाने लगी और उन्होंने अपने आलीशान घर को नजर भरकर देखा। उनके शौकीन पति ने बहुत उत्साह से ये घर बनवाया था। एक एक कमरे की टाइल्स, बाथरूम की फिटिंग, दीवारों का रंग, सब कितने चाव से चुनच कर अपने सामने सब काम करवाया था। इस घर को बनाने में न केवल गाढ़ी मेहनत से कमाया गया रुपया लगा है, बल्कि उनके पति ओम प्रकाश की रात दिन की शारीरिक मेहनत भी लगी है। हमेशा कहा करते थे, सुलोचना, आयु का अधिकांश भाग तो माता पिता फिर बच्चों के भविष्य की खातिर समझौता करते ही बीत गया। अभी वो समय आया है कि हम अपनी पसंद अनुसार अपना घर बनवाकर अपनी मर्जी से रह सके। सही था, जब ब्याह कर आई थी सुलोचना, तब सास ससुर के साथ ही घर में दरदिरिया सासुर भी थे, ननद देवर भी ईश्वर कृपा से कम नहीं थे। पुश्तैनी मकान में इतनी भीड़ के बीच एक छोटा सा कमरा मिल पाया, वहीं गनीमत समझी। इतने बड़े परिवार को आगे बढ़ाते जब मरण, शादी, ब्याह, बच्चों का जन्म, उनकी पढ़ाई में जीवन के 3035 साल कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। ओम प्रकाश सरकारी विभाग में उच्च पद पर थे। आठ जीवन की गाड़ी पैसों की तंगी की वजह से एक आध बार हिचकोला भले खा गई होगी, लेकिन रुकी कभी नहीं। ओम प्रकाश को सिर्फ एक ही शौक था, सजे सबरे सुंदर आधुनिक घर का। तभी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर माता पिता के देवलोक गमन के तुरंत बाद ही उन्होंने बैंक से लोन लेकर और कुछ बचत का पैसा लगाकर ये बंगला बनवाना शुरू कर दिया। पुतैनी घर अपने दोनों भाइयों के नाम कर दिया। नौकरी के अभी 2-3 साल बचे थे तो चिंता नहीं थी कि लोन कैसे होगा। बच्चे सब नौकरी और परिवार सहित अपनी अपनी जगह स्थापित हो ही गए थे। ये घर एक तरह से सुलोचना और ओम प्रकाश की नई गृहस्थी, नए जीवन का प्रारंभ ही था। सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करने का, और दोनों ने उस परिपक्व उम्र में उस समय को, उस अवसर को भरपूर जिया। 3 साल बाद जब ओम प्रकाश रिटायर हुए, तब बजाय अवसाद से घिरने के उन्होंने उस खाली समय का उपयोग घर को व्यवस्थित और हरा भरा रखने में किया। घर के आंगन में ही नहीं, आसपास की खाली पड़ी जमीन पर भी उनके लगाए कितने ही पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं। इस तरह सुखद वर्ष इस घर में जीने के बाद एक दिन सुबह सुबह चाय पीकर अखबार पढ़ते हुए आराम कुर्सी पर बैठे थे कि हृदयघात से वहीं चिर निंद्रा में सो गए। तब भी उनके मुख पर एक अपार संतोष और सुख की छाया तैर रही थी। तब से पिछले 4 साल से सुलोचना को इस घर से और अधिक मोह हो गया है। उसके एकाकी जीवन में अब यहाँ रची बसी ओम प्रकाश की यादें ही सहारा है। सुबह की चाय से लेकर रात में ओम प्रकाश के तकिए तक उनकी आत्मा जैसे सदा आसपास रहती है। बीच में बहुत बुलाने पर बच्चों के पास अमेरिका गई थी, लेकिन 2 महीनों में ही घर में बसी ओम प्रकाश के सानिध्य में बीते आत्मीय पलों की यादों ने वापस बुला लिया और वे व्याकुल होकर दौड़ती आई। मन में कहीं यह आभास लगातार कचोट रहा था कि ओम प्रकाश को जैसे वो घर में अकेला छोड़ आई है। बस तब से वो कहीं नहीं गई। उनकी काम वाली ने अपनी बड़ी लड़की मधु को उनके पास रख दिया है। वह सारा दिन साथ रहती है और घर के काम करती रहती है। इस एकांत में बस मधु के पायलों की रंझुन घर में मध्यम संगीत सी तैरती रहती है। उसकी पायल के घुंघरू जैसे धड़कनों की तरह उन्हें आश्वस्त करते रहते हैं कि ओम प्रकाश की यादों के अतिरिक्त भी कुछ है जो इस घर को जीवंत रखे हुए हैं। उन्हें ढास देते रहते हैं कि कोई है जो हर पल उनके इर्द गिर्द है, उनके करीब है। माँ, आपकी चाय। मधु ने चाय का कप उनके हाथ में थमाया। तब वे अपने विचारों की उलझन से बाहर निकली।
घड़ी एक बारगी रुक सकती है या गलत समय दिखा सकती है, लेकिन मधु ठीक समय पर उन्हें चाय देना नहीं भूलती। 4 सालों के स्नेह ने उसे उन्हें माँ कहने का अधिकार भी दे दिया था। वह भी तो मन की अधिकांश बातें, बीती यादें उसी के साथ बांटती थी। कभी कभी तो वे भूल ही जाती कि मधु उनकी निभा नहीं है, और सच पूछो तो निभा को उनके मन के करीब आने का समय कभी मिला ही नहीं। पहले पढ़ाई में व्यस्त रही, फिर शादी करके अमेरिका ही चली गई। उसके विवाह के बाद के पहले रस्म के सारे तीज त्योहार धूमधाम से मनाने का चाव धरा का धरा रह गया। वह तो बच्चे के जन्म पर भी उनके पास नहीं आ पाई थी। वे और ओम प्रकाश ही गए थे। 6 माह के लिए अमेरिका उसके पास नाती को गोद खिलाने का उम्र भर का चाव 6 माह में ही पूरा करके छाती ठंडी कराए। चाय पियो ना, आज क्या हो गया आपको? मन कहाँ है आपका? मधु ने टोका तो एक गहरी सांस भरकर वे वर्तमान में लौट आई और चाय पीने लगी। क्या बताती मधु को कि बच्चों के आने की खबर सुनकर प्रसन्नता और आशंका के मिले जुले उद्वेग से जूझ रही हैं। लेकिन प्रगट में बस इतना ही बोली, उमेश भैया का फोन आया था। वे सब यहाँ आ रहे हैं, महीने भर के लिए छुट्टियां मनाने। अरे वाह दीदी, भैया सब आ रहे हैं, फिर तो खूब रौनक रहेगी घर में। बिल्कुल दिवाली जैसी मधु के अलहर मुख पर अभी से ही दीप जगमगा गए। उसका उल्लास देखकर क्षण भर को वह भी अपनी आशंका का तनाव भूल गई। मैं जल्दी जल्दी घर ठीक ठाक कर देती हूँ। पलंगों पर नई चादर बिछाकर तकिए के कवर बदल दूंगी। राजू को बुलवाकर चारों बाथरूम धुलवा देती हूँ। इतने सारे लोग आ रहे हैं, साबुन, शैम्पू, कपड़ों का साबुन, राशन, फल, सब्जी सभी कुछ तो लाना होगा। और खाना खाना क्या बनेगा? मधु अचानक ही जैसे बहुत व्यस्त हो गई। जो बातें सुलोचना को सोचनी चाहिए थी वह मधु सोच रही थी। वैसे भी पिछले 4 साल से गृहस्थी की प्रमुख कर्ता धर्ता तो वही थी। सुलोचना तो उस पर सब सौंपकर एक तरह से निश्चिंत ही हो गई थी, और थोड़ी आराम तलब भी पूरी उम्र तो यूं भी गृहस्थी की चक्की में पीसती ही रही थी। वह अब तो गृहस्थी जैसे मधु की हो गई है, और वे बस मार्गदर्शन देती है और थोड़ी बहुत मदद कर देती है। लेकिन उसके गिनाए कामों ने सुलोचना के भी हाथ पैर फुला दिए। हाँ, तैयारियां तो बहुत सी करनी ही होगी। अब तक उन्होंने तो कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। तू हम दोनों का खाना बना ले, दोपहर में कमरे ठीक कर देंगे और शाम को बाजार चले जाएंगे। सुलोचना भी उठ खड़ी हुई। मधु दोनों का कप उठाकर रसोई में चली गई। सुलोचना अपने कमरे से लगे एक छोटे से कमरे में रखी अलमारी में से चादरें निकालने लगी। यूं तो नियम से वो घर की साफ सफाई, चादरें बदलना धोना करती रहती है, फिर भी बच्चों के आने के पहले एक बार सब कुछ व्यवस्थित कर देना ही ठीक रहेगा। अब बदलने का काम दोपहर में मधु करती रहेगी। ऊपर 4 बेडरूम थे, नीचे 2 बेडरूम और एक छोटा सा कमरा। कुछ अतिरिक्त सामान रखने के लिए ओम प्रकाश ने कितना सोच समझकर बड़ा घर बनवाया था। तीनों बच्चों के लिए 3 कमरे, 2 कमरे नाती पोतों के लिए नीचे वाले गेस्ट रूम में पिछले 4 साल से मधु सो रही है। अब क्या ओम प्रकाश के बाद इस घर में बसी उनकी यादों से भी बिछड़ने का समय आ गया है। उनके दिल में मरोड़ उठी, आंखें भर आई। एक खीज उठी मन में, उनके शांत सुकून भरे जीवन में हलचल मचाने क्यों आ रहे हैं? ये सब जैसे अपनी गति से बहती शांत नदी में किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। जीवन में ऐसा भी समय आ सकता है कभी कि माँ को अपनी ही संतान का आना खल जाए, आशंका से भर दे। ये सुलोचना को आज पता चल रहा था। माँ, खाना तो बन गया, लाइए। अब चादर वगैरह बदल दे, फिर खाना खाएंगे। मधु झनक कर पास आ खड़ी हुई, हाथ से चादरें ली और ऊपर चली गई। अचानक वो व्यस्त हो गई और उसकी पायल उससे भी अधिक सुलोचना भी ऊपर आ गई। जब तक मधु चादर बदलती उन्होंने तकियों को कवर चढ़ा दिया। आज मन ना जाने क्यों बड़ा कच्चा सा हो रहा था। घर को लेकर ओम प्रकाश की ये धरोहर, ये अंतिम याद निशानी, कहीं खाना खाने के बाद वे थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में लेट गई। लेकिन आंखों में आज नींद कहाँ थी? इतने सालों बाद बच्चे घर आ रहे थे, उन्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन उलट उनके मन में उथल पुथल मची थी। अभी कमर थोड़ी सीधी हुई ही थी
कि मधु चाय लेकर आ खड़ी हुई। जल्दी चाय पीकर तैयार हो जाइए, खूब काम पड़ा है। राजू से बाथरूम तो साफ करवा ही लिया है, अब बाजार से सामान ले आते हैं। मधु पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठ गई कि ये एक है जिसे सब बातों का अति उत्साह चढ़ा हुआ है, और इधर सुलोचना के हाथ पैर ठंडे होते जा रहे हैं। फिर भी सामान तो लाना ही होगा। 2 लोगों की छोटी सी गृहस्थी में 10 अतिरिक्त लोगों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। उन्होंने ड्राइवर को बुलवाया और मधु के साथ बाजार चल दी। ओम प्रकाश के ऑफिस के चपरासी का बेटा है। काम पड़ने पर वे उसे ही बुलवा लेती है। वर्षों तक संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी सहज रूप से निभाने वाली सुलोचना आज अपने ही बच्चों के अचानक आने की खबर सुनकर हड़बड़ा गई। बहुत साल हो गए, अब गृहस्थी मात्र 2 लोगों तक सीमित होकर रह गई है। उनका शरीर भी उतना ही साथ देता है और राशन का अंदाजा भी भूल गई है। मधु ही सारा सामान सोच विचार कर लेती जा रही थी। हर पल उन्हें लग रहा था कहीं खर्च उनकी सीमा से बाहर ना हो जाए। आगे महीने भर तक भी तो घर चलाना है। इतने लोगों को लेकर दूसरे दिन मधु दिन भर व्यस्त रही। उमेश की फ्लैट समय पर आ गई। निभा भी पति बच्चों के साथ उसी के साथ आई। अचानक ही 8 लोगों के कोलाहल से घर गूंज उठा। पेट जाओं को देखकर सुलोचना का मात्र हृदय पिघल गया। अतीत की वात्सल्यपूर्ण स्मृतियां जीवंत हो गई। नाती पोतों ने जब उनके पैर छुए तो मन को एक झांसी मिली। चलो, बच्चों ने विदेश जाकर भी अपने संस्कारों का अब तक त्याग नहीं किया है, उसे अगली पीढ़ी को भी दिया है। मधुबरी तत्परता से कभी पानी, कभी चाय, कभी बच्चों की फरमाइश पूरी कर रही थी। उमेश के 3 बच्चे तो बड़े और समझदार हो गए थे, लेकिन निभा का गोलू बड़ा ही शैतान था। आते ही उसने पूरे घर का निरीक्षण परीक्षण कर डाला और चीजें उलट-पुलट कर डाली। कुछ चीजें टूटते टूटते बची। सबसे बुरा इस बात का लगा उन्हें कि गोलू पूरा अमेरिकन हो गया था। एक शब्द उसे अपनी भाषा की नहीं आती थी। भाषा मन जोड़ने की बहुत मजबूत कड़ी होती है, यहाँ वही कड़ी टूटी हुई थी। निभा और अनुराग उससे पूरे समय अंग्रेजी में ही बात करते। दूसरे दिन अनिल भी अपनी अमेरिकन पत्नी को साथ लेकर आ गया। कई साल लिव इन में साथ रहने के बाद सुना है पिछले साल दोनों ने चर्च में आखिर शादी कर ही ली। अब कैटी को उसकी पत्नी तो कहा ही जा सकता है, कम से कम वर्तमान में तो भविष्य की तो आने वाला समय ही जाने। जीन्स टी शर्ट पहने निभा और बड़ी बहू के विपरीत कैटी साड़ी पहनकर माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां डालकर आई थी और आते ही उनके पैर छुए। अनिल ने बड़ी मेहनत से उसे होमवर्क करवाया था, ये सुलोचना जी ने समझ लिया। दूसरे दिन कैटी सूट में और तीसरे दिन जीन्स टॉप में आ गई। सुलोचना मन ही मन मनाती रही थी कि अब बात इससे आगे ना बढ़े। सबके लाए हुए उपहारों से मधु तो खुशी से पुलक उठी, लेकिन सुलोचना को ना जाने क्यों अपने लिए लाए गए उपहार किसी अवांछित बात को मनवाने के लिए दी जाने वाली रिश्वत से लगे। उसने उन्हें अलमारी में रख दिया। नाती पोतों में तो मन रम गया, लेकिन बेटों के पास बैठते समय मन को हर पल धड़का लगा रहता कि कहीं बेटे घर बेचने की बात ना करने लगे और उनकी सांस घुटने लगती। तीसरे दिन दोपहर में खाना पीना होने के बाद सुलोचना सोफे पर कमर सीधी करने बैठी ही थी कि कैटी पास आ बैठी। कुछ देर औपचारिक बातचीत के बाद अचानक ही अंग्रेजी में बोली, आपका घर बहुत खूबसूरत है, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत खुशी हो रही है। अनिल के पिता ने बड़ी लगन और शौक से इसे बनवाया था। कहते सुलोचना को अपनी गलती का भान हो आया। मेरा मतलब मेरे पति ने उन्हें बड़े सुंदर घर में रहने का बड़ा शौक था। किसी भी तौर पर जैसे वह घर का कोई रिश्ता अपने बच्चों के साथ जोड़ने को तैयार नहीं थी। दूसरे दिन यही बात दूसरी तरह से बड़ी बहू ने कही। रसोई में उनके साथ हाथ बटाते हुए बोली, अकेले इतने बड़े घर में आपका जी नहीं घबराता? माँ बाप रे, मैं तो रह ही नहीं सकती। सारा दिन अकेले घर तो काट खाने को दौड़ेगा। फ्लैट में तो कम से कम दरवाजा खुलते ही सामने कोई दिखता है। ग्राउंड में लोग दिन भर आते जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। यहाँ तो कितना सन्नाटा लगता होगा।
और तीसरे दिन ही शाम को चाय की गर्म भाप के साथ यही जलती हुई बात बड़े बेटे ने कही। सुलोचना का माथा ठनका। ये अचानक सबको घर बड़ा क्यों लगने लगा? और उनके अकेले होने का दर्द क्यों सालने लगा? सच माँ, अब अकेले कैसे मैनेज करती होंगी? तुम इतने बड़े घर और गार्डन को बड़ी मेहनत का काम है। चाय अचानक कड़वी लगने लगी सुलोचना को। कहीं किसी फ्लैट में शिफ्ट कराने का इरादा तो नहीं है इन लोगों का? पता चला महीने भर में ही कहीं कोई छोटा सा फ्लैट ढूंढकर सब हो जाता है। बरसों की आदत है। फिर अकेलापन कैसा? तुम्हारे पिताजी की यादें हैं ना साथ में। उनके लगाए पेड़ पौधों की देखभाल करते दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मधु भी सारा दिन साथ रहती है, बोलती बतियाती रहती है। सुलोचना को स्वयं ही लगा स्वर थोड़ा कठोर हो गया है। और ये लोग अकेलेपन की बात क्यों कर रहे हैं? जब ओम प्रकाश के जाने के बाद वो उमेश के पास गई थी तो उस अजनबी देश में बंद घर में कितना दिल घबरा गया था। उनका उमेश और बहू दोनों नौकरी पर चले जाते थे और बच्चे स्कूल से आकर अपना फोन लेकर अपने कमरे में बंद हो जाते। वहां तो काम वाली भी नहीं होती कि उसी से बात करके मन हल्का कर ले। आसपास देखी सुनी पढ़ी अनगिनत कहानियां मन में नागफनी के कांटों सी चुभती रहती। ऊपर से शांत संयत रहकर वे ध्यान से रुचिपूर्वक बच्चों की बातों में शामिल होती, लेकिन अंदर मन जल्दी में रहता कि ये लोग कब उठ जाए तो अच्छा हो। पता नहीं बातें अचानक कब कोई अवांछित मोड़ ले ले। हफ्ते भर बाद अनिल कैटी को लेकर भारत के दर्शनीय स्थल देखने चला गया। थोड़ा कैटी को भारतीय संस्कृति और सुंदरता से परिचित करवाने और थोड़ा उसके साथ एकांत समय बिताने के उद्देश्य से, क्योंकि घर में कैटी अब उबने भी लगी थी। सुलोचना ने थोड़ा राहत की सांस ली। एक तरफ से तो कम 101 दिनों के लिए निश्चिंत हुई, लेकिन 2 तलवारें तो अब भी सिर पर ही थी। उस पर गोलू की उदंडता अधिक बोलकर वे निभा का मन नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन सारा दिन उस पर नजर रखनी पड़ती। बगीचे के कई पेड़ों को वो खींचता चुका था, कलियां फूल मसलकर फेंक देता। सुलोचना को ऐसी उदंडता की आदत नहीं थी। उनके अपने बच्चे कभी ऐसे शैतान और असभ्य नहीं रहे। उस पर अब घर में बरसों से उन्हें छोटे बच्चों की आदत ही नहीं रही, इसलिए कभी कभी वे बुरी तरह खींच जाती कि कब इनकी छुट्टी खत्म हो और कब ये वापस जाए। शांत एकाकी जीवन का आदी हो चुका, उनका तन और मन दोनों ही थकान अनुभव करने लगे थे। शाम को रोज कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनता। एक एक करके दिन और आगे सरकते जा रहे थे। बच्चे अचानक ही गंभीर होकर माँ को कहते या उन्हें अपने साथ अमेरिका में ही सेटल हो जाने को कहते तो वे अतिरिक्त रूप से सतर्क हो जाती। आखिर उन्होंने साफ कह दिया, अभी जब तक मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं तब तक तो मुझे यहीं रहने दो। अब उम्र के कितने साल बचे हैं? ये अंतिम दिन जीवन के तुम्हारे पिताजी की इस आखिरी निशानी के साथ, उनकी स्मृतियों के साथ यही बिताने दो। 15 दिन बाद कैटी को लेकर अनिल भी वापस आ गया। जाने के दिन करीब आते जा रहे थे और व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। तीनों की ही मनपसंद खाने की फरमाइश, कभी बाजार की कुछ खास पसंदीदा मिठाई, कभी चाट, कभी पानी पूरी, कभी और कुछ जो चीजें अमेरिका में नहीं मिलती या बन नहीं पाती व्यस्तता के कारण, वो सब या तो बाजार से आती या सुलोचना और मधु बनाती रहती। अंतिम 3 दिन तो सुलोचना को दम मारने की भी फुर्सत नहीं थी। बच्चों को अपने हाथ से बनाकर पेट भर खिलाने का चाव और कुछ साथ देने को भी। एक तरफ मन में बच्चों के लिए ममता भी उमड़ रही थी। पता नहीं अब इस जीवन में, इस घर में अपने हाथ से कुछ पकाकर उन्हें खिला भी पाएंगे कि नहीं। अगली बार इस घर में ये सब उनके जीते जी आएंगे या जाने के बाद क्रियाकर्म करने आंखें भी भर आ रही थी और एक राहत भी मन में तैरती चल रही थी। समय को रोकने का भी मन कर रहा था और सबको भेजकर निढाल तन और मन को एकांत में विश्रांति देने का भी, दोनों भाव समान वेग से उन पर हावी हो रहे थे। अब गोलों की शरारत पर भी कोफ्त नहीं हो रही थी उन्हें। अब कब ये बच्चा यहाँ उथल पुथल मचाने कभी आ पाएगा? कर ले जितना उधम करना है, विदेश जाकर तो वापस उसी बनावटी शिष्टाचार में बंद कर ही रहना होगा।
तीसरे दिन सुबह अनिल निकल गया और शाम को निभा और उमेश सभी के लिए उन्होंने अपने दम भर यथायोग्य उपहार खरीदे थे। पता नहीं अब आगे बच्चों को कुछ देने का अवसर मिले ना मिले। 5 बजे जब टैक्सी आंखों से ओझल हो गई तब भारी आंखों और भारी मन से वे अंदर आई। महीने भर की हलचल, रौनक, भरापन, शोर शराबा अचानक ही क्षण भर में सपने जैसा प्रतीत होने लगा। बस घर का बिखराव ही कुछ देर पहले तक घर में कई लोगों के होने की गवाही दे रहा था। अब ये सब कल ठीक ठाक करेंगे। वे ड्राइंग रूम में सोफे पर ही लेट गई। महीने भर की थकान अचानक ही तन पर हावी हो गई, लेकिन मन अंदर से पुलकित हो रहा था। जिस आशंका से महीने भर ग्रस्त रही, वह निर्मूल साबित हुई। बच्चों ने घर बेचने की बात नहीं की। वो शायद यहाँ सचमुच ही सिर्फ उन्हें मिलने और साथ रहने ही आए थे। अपनी पुरानी यादें, पुराना जीवन दोहराने मन पर से जैसे एक भारी बोझ हटते ही वह पंखा सा हल्का हो गया। बस आशंका की जगह अपने पेट जयों पर शंका करने का एक अपराध बोध सा मन पर छा रहा था। शंका नहीं करती तो बच्चों के साथ और खुशियां जी सकती थी, लेकिन उनकी भी तो कोई गलती नहीं। जो हुआ सो हुआ। इस ठंड में बच्चों के लाए स्वेटर कार्डिगन पहनकर उनके स्नेह की उस्मा ओढ़ लेंगी वे, और उन्हें लगा उन्हें बहुत नींद आ रही है। वे वहीं सोफे पर लेट गई। नींद में उन्होंने देखा सामने बैठे ओम प्रकाश मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब